हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस लेक्चर में कल जो गेट का पेपर आप लोग दे के आए हैं तो उसमें जो कुछ टॉपिक्स आए हैं जो मैंने क्रैश कोर्स के दौरान पढ़ाया था तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए हैं उनको आज मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जब मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा था फ्रेंड्स आप लोगों को तो वहां पर मैंने दो ही सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया। मैंने कहा कि आप लोगों को मैं एफएम पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को सॉम पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि हमारी बात फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉम के लिए हुई थी, बट क्या हुआ कि हमने वहां पर एफएम को किया और वहां पर हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को किया। ठीक है, समय बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था मेरे को, तो मैंने दो सब्जेक्ट से ही स्टिक किया और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को प्रॉपरली करेंगे तो डेफिनेटली आप यहां से 3 से 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को यह बात याद होगी या नहीं, बट मैं बार बार आपसे कह रहा था कि 3 से 5 नंबर आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखेंगे तो। और आज मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूं इस बात को कि मैंने सिर्फ 13 लेक्चर्स पढ़ाया था आप लोगों को, सिर्फ 13 लेक्चर्स। ऑल्दो मेरा टारगेट था कि मैं 15 लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, बट मैंने 13 लेक्चर्स पढ़ाया और मैं जानता था कि ये 13 लेक्चर्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। बाकी YouTube चैनल्स में जहां पे मैकेनिकल गेट के लिए पढ़ाई होती है वहां पे वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 लेक्चर्स लेते हैं, बट दैट वाज नॉट ए इशू। वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था, लेकिन जो मैंने यहां पर 13 लेक्चर्स लिए 100% क्वेश्चन वहां से फंस गया आपका। ठीक है, तो आज मैं इस लेक्चर से क्या करने वाला हूं, गेट 2021 जो पेपर 1 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वेटेज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बढ़ गया और दोनों पेपर, इनफैक्ट पेपर 1 ही क्या पेपर 2 में भी, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में 5-5 नंबर के क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से डायरेक्टली पूछ लिए गए। और इतने इजी क्वेश्चंस पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि लिटरली उन 3 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि आधा घंटा से ज्यादा लगेगा अगर मैं आपको समझाऊंगा तो। ठीक है, मैं क्वेश्चंस यहां पर लेके आया हूं, आई हैव द क्वेश्चंस विद मी। मैं पेपर 1 के लिए भी एक सेशन ले रहा हूं, पेपर 2 के लिए भी एक सेक्शन लूंगा। ठीक है, अब बहुत सारे YouTube चैनल होते हैं वो बड़ी बेशर्मी से क्या करते हैं, मुंह पे बोलते हैं कि जब पेपर 1 देके कोई स्टूडेंट आए तो पेपर 2 में जिनका शिफ्ट होता है वो पेपर 1 वालों से ना पूछें। बट वो वहां धड़ल्ले से पेपर 1 हुआ नहीं कि आधे घंटे बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय क्या होता है, आप तुरंत पेपर दे के आते हैं, आपको एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चंस मुझे भी मिल गए थे, बट वो क्या होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जरूरी होता है कि यहां पर जो क्वेश्चंस है थोड़े समय के बाद ही आए, लेकिन प्रॉपर डाटा के साथ आए, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में अगर 1-2 डाटा भी ऊपर नीचे होता है तो वहां पर डिफरेंट आंसर आएगा, वहां पर डिफरेंट आंसर आएगा। और अगर वहां पर डिफरेंट आंसर आएगा तो वहां पर क्या होगा, जो बच्चा सही भी बना के आएगा उसको तो लगेगा मैंने गलत बनाया, तो वो वहां टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर डायरेक्टली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए कितने ज्यादा इजी थे। और अगर आप लोगों ने मतलब मेरे 13 लेक्चर्स देखे होंगे एग्जाम से जाने से पहले तो डेफिनेटली आपको 5 नंबर स्कोर किए होंगे। ठीक है, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाया था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन थे थोड़े कॉन्सेप्चुअल आए थे। ठीक है, लेंथी थे, इजी थे, कॉन्सेप्चुअल, हल्के से कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक है, फ्लूइड मशीनरी से 2-2 नंबर के दो, मतलब पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था, पेपर 2 में एक क्वेश्चन आया था, उसके अलावा आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो अगर मैं अपनी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करूं तो मेरी एफिशिएंसी उस 1 महीने की पढ़ाई से अगर आप मार्क्स बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो 80% आता। ठीक है, और क्योंकि ये एक ट्रायल रन था तो मुझे नहीं लगता कि 80% वाज अ बैड स्कोर। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर पेपर 1 में 3 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे आप लोगों से 3। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके शायद 1 मार्क्स का था और 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के थे, तो यहां पर टोटल आपके 5 मार्क्स का आपसे यहां पर क्या हुआ, सवाल पूछा गया। ठीक है, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और वहां पर वो क्या क्या आपसे पूछा गया था। सबसे पहले तो मैं क्यूइंग मॉडल का ले रहा हूं, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो क्यूइंग मॉडल से, QUEUING, क्यूइंग मॉडल से आपका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जितना डाटा मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं यहां पर भी मैं भी सॉल्व करा ले रहा हूं।
अगर डाटा में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। आपको आपके फॉर्मूले और आपके कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने उस बेसिस पे किया होगा तो आपका आंसर सही आया होगा। जो क्वेश्चन मुझे मिला है वो मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक जगह है जहां पर अराइवल रेट दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे बताया गया था कि सर मतलब जो स्टूडेंट्स उन्होंने बताया था कि मुझे वहां पर अराइवल रेट पूछा गया, अराइवल रेट दिया था। अराइवल रेट कोई भी एक जगह है जहां पर ऑफिस हो सकता है, कोई भी कस्टमर्स के लिए बात की जा सकती है, तो अराइवल रेट वहां पर मुझे दिया गया था 12 कस्टमर पर आवर, 12 कस्टमर्स पर आवर, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है। अगर आप लोग मेरा क्लास मजाक में भी लेते ना तो भी बना देते क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको दिया था सर्विस रेट, आपको दिया था सर्विस रेट, सर्विस रेट आपको दिया गया था क्वेश्चन में 4 मिनट्स पर कस्टमर, 4 मिनट्स पर कस्टमर, ठीक है। आपको सर्विस रेट दिया गया था। आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ द सिस्टम निकालने को, आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ सिस्टम। मतलब अब मुझे आप लोग बताइए क्या इससे इजी कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है क्या? क्या इससे इजी कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है क्या? देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जब करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ये जो हम लोग अराइवल रेट, जो हम लोग मार्कोनियन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो अराइवल रेट होता है, सॉरी जहां पर जो अराइवल रेट होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अराइवल रेट को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। तो अराइवल रेट जो लैम्डा होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हमारा है 12, ठीक है। अगर देखिए एक होता है अराइवल रेट कि कितने लोग आ रहे हैं, उसके बाद क्या होता है सर्विस रेट कि कितने लोगों को पर आवर सर्विस दी जा रही है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमको दे दी गई है 12। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, उसके बाद हमको बोला गया भाई कि जो सर्विस रेट है, सर्विस रेट 4 मिनट पर कस्टमर है, तो सर्विस रेट को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं म्यू की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो हर 4 मिनट में एक कस्टमर को सर्विस दी जा रही है, तो 1 घंटे में कितना दिया जाएगा? 1 घंटे में दे दिया जाएगा 60/4 यानी कि 15, ठीक है। अब हो सकता है कि आप लोगों को लगे यार मैंने सही निकाला है या मैंने गलत निकाला है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर मैथ तो इजी है, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया है कि सर्विस रेट आपकी हमेशा आपके जो अराइवल रेट है उससे ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, वरना क्या होता है, वरना जो आपके सिस्टम में जो लाइन बन रही है वो इनफाइनाइटली लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके कस्टमर जितना भी आ रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा वो उतने टाइम में सर्व हो जाने चाहिए, ठीक है। ऑल्दो मैंने ये बताया था कि ये लीनियर नहीं होता है, ये मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, हो सकता है आखिरी के 15 मिनट में ज्यादा आ जाए, शुरू में ज्यादा आ जाए, बीच में एकदम कस्टमर आए ना, ठीक है, इसलिए लाइन बनती है, नहीं तो क्या होगा, लाइन कभी बनेगी नहीं। खैर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। सो यहां पर म्यू जो है आपका लैम्डा से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर अगर लेंथ ऑफ द सिस्टम, अगर लेंथ ऑफ द सिस्टम मैं आपसे पूछूं तो लेंथ ऑफ द सिस्टम का क्या फॉर्मूला होता है? रो अपॉन 1 माइनस रो, ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। और अगर यहां पर अब आप बोलेंगे सर रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू अगर ना भी निकालना चाहो तो ये वैल्यू क्या होता है? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये आपकी एक वैल्यू होती है। आप डायरेक्टली इसको या तो यहां पुट कर दो, या फिर रो जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है ये रो, ये क्या होता है? लैम्डा बाय म्यू होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहां पर भी पुट कर सकते हैं या फिर आप यहां पर भी पुट कर सकते हैं, दोनों में पुट करके मैं बता देता हूं। एलएस की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा की वैल्यू क्या है यहां पर? 12, और यहां पर म्यू की वैल्यू है 15, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.8, ये आपका क्या हो गया? 0.8। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8, तो ये हो गया 0.8 अपॉन 0.2 यानी कि 4। यही है आपका आंसर। अगर आप इससे भी नहीं निकालना चाहते तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। मैंने आपको बताया था बहुत सारे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, आप सारे फॉर्मूला को निकाल लेंगे। दूसरा इससे भी आप ले लीजिए 12/15 माइनस 12, ये देखिए ये तो और भी इजी है, खत्म यहां पर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रो जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होता है। ये क्या होता है? ये लेंथ ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला होता है। अगर लेंथ ऑफ द क्यू का वो होता है तो वो क्या होता है? ये होता है एलएस माइनस रो, ठीक है। अगर यहां से मैं वेटिंग टाइम इन सिस्टम और वेटिंग टाइम ऑफ क्यू, तो ये क्या हो जाता है? एलएस बाय लैम्डा, और ये क्या हो जाता है? एल क्यू बाय लैम्डा,
ठीक है, इसी को हम लिटिल्स लॉ कहते थे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया था और मैंने उस समय बोला भी था कि अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में नहीं आता है तो कम से कम फॉर्मूला तो रट के चल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4। ठीक है, अब मुझे मार्क्स के बारे में नहीं पता कि कितने मार्क्स आया था, बट जितना मुझे लग रहा है ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीपीएम एंड पर्ट। मैंने आपसे बोला था सीपीएम एंड पर्ट तो करके ही जाना, छोड़ना नहीं। सीपीएम एंड पर्ट अगर आपसे बन गया, मतलब देखिए सीपीएम एंड पर्ट के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सीपीएम एंड पर्ट होता है। तो दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट था वो आपसे पूछा गया था सीपीएम एंड पर्ट। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा गया। अब आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पर्ट से पूछा गया है। ठीक है, बहुत कम ही होता है कि पर्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पर्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पर्ट से आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास 4 एक्टिविटी है, आपके पास 4 एक्टिविटी दे दी गई है, A, B, C, D। ठीक है, इसका मीन दे दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। इसका मीन टाइम दे दिया गया है, ठीक है, और ये उसका वेरिएंस दे दिया गया है। ठीक है, ये वेरिएंस दे दिया गया है। ठीक है, हमको पूछा गया है 6, 11, 8 और ये आपका है 15। ठीक है, उसके बाद इसका वेरिएंस दे दिया गया है 4, 9, 4, 9। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर जो एक्टिविटी A, B, C, D है, ये जो 4 एक्टिविटी है, ये क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज है। दीज आर दी एक्टिविटीज ऑफ क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, उनके लिए जिनको इसका कॉन्सेप्ट पता है। अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और ये 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन पता है ना फ्रेंड्स, वो इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा समझते हैं। यहां पर ये जो 4 एक्टिविटी है ये क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को कहीं भी नेटवर्क बनाने का झंझट नहीं है, हमको डायरेक्टली वो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी दे दिया। क्रिटिकल, जब हम लोग पर्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारे पास 3 टाइमिंग दिया जाता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। और उन टाइम्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उस एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू से हम क्या करते हैं, जैसे हम सीपीएम में नेटवर्क बनाते हैं उसी तरह से पर्ट में भी नेटवर्क बना के उस एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यूज को उन एक्टिविटीज के पास लिख देते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना था, यहां पर उन्होंने पहले से ही उस मीन टाइम को दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने आपका काम वैसे भी आसान कर दिया। ओके, अब यहां पर क्या किया उन्होंने, जो ये वेरिएंस है, वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो उन सारी एक्टिविटीज की वेरिएंस की वैल्यू को उन्होंने यहां पर दे दी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने आपको बोला था कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है, हमारी जो एक्टिविटी, हमारा जो मैंने बोला था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जो हमारी एक्टिविटी होती है पर्ट में वो किसको फॉलो करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अगर मैं यहां पर बोला था कि सबसे पहले आपको यहां पर क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, z, आपको यहां पर z को वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। z क्या होता है, t माइनस t एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बार ये z की वैल्यू निकल गई तो इस z की वैल्यू को आप जो यहां पर z की वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और z का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से। तो यहां पर अगर वहां पर ये टेबल देता, वहां पर क्या हुआ था ना फ्रेंड्स, वहां पर आपको टेबल नहीं दिया गया था। मैंने कई स्टूडेंट से पूछा कि टेबल दिया था क्या कोई, उन्होंने कहा नहीं दिया था। तो एक बात आप लोगों को मैं क्लियर बता देता हूं, अगर वहां पर टेबल नहीं दिया है तो वहां पर आंसर 50% होगा। मतलब मेरे को अब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरा आंसर 50% होगा। चलो मैं बताता हूं क्यों, बहुत ध्यान से समझना। आप लोग के पास ये मीन टाइम दिया है, ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो मैं इन सबका टाइमिंग जोड़ देता हूं। तो यहां पर जो टोटल जो एक्सपेक्टेड टी एक्सपेक्टेड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, टी एक्सपेक्टेड ऑफ द प्रोजेक्ट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 + 11 + 8 + 15,
6 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 15, ये वैल्यू जो आपकी आएगी फ्रेंड्स 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 8 25, 25 और 15 देखिए यहां पर क्या आ जा रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो देखिए टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि 40 दिन में हो जाएगा। टी एक्सपेक्टेड ऑफ द प्रोजेक्ट भी कितना आ रहा है 40, यानी कि मुझे यहां पर सिग्मा ऑफ द प्रोजेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे को यहां पर सिग्मा पी ऑफ द प्रोजेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप z की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ द प्रोजेक्ट। हालांकि मैं यहां से निकाल सकता हूं, मैं यहां से इस वैल्यूज, ये वैल्यूज मुझे दी गई है, यहां से मैं निकाल सकता हूं, पर मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर यहां पर ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है तो ये z की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और अगर z की वैल्यू 0 आती है तो सेम यही चीज मैंने अपने जो पार्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी z की वैल्यू 0 आती है वहां पर प्रोबेबिलिटी 50% हो जाता है। मैंने आपसे बोला था कि अगर t और t एक्सपेक्टेड बराबर आ जाए तो उसको 1 मत ले लेना, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट उसको 1 मार के आ गए। ठीक है, आप हमसे डाउट पूछते हैं, लेक्चर भी देख लिया करो ना, ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका कितना हो जाएगा 50। आपको सिग्मा यानी कि वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर का था, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्वेश्चन शायद 2 नंबर का था, तो 3 मार्क्स आपके यहां हो गए। यहां से एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर आपको सिग्मा वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही आपने इसको ऐड किया ये 40 दिन था और आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 40 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जब डेट बराबर हो गई, और अगर यहां पर 40 की जगह कुछ भी और डेट दे देता, 35 दे देता, 41 दे देता, 45 दे देता, तो इनकी वैल्यूज के लिए जेड का वो एक टेबल देता, वो आपको श्योर शॉट आपको जेड का एक टेबल देता इन सबसे रिलेटेड, और क्या हो जाता कि वहां पर वो उसकी वैल्यू जेड की मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देता, तो टेबल से देख के आपको आंसर बताना पड़ता। उन्होंने ऐसा नहीं किया, समझ लीजिए 50% ही आंसर आता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में लेता हूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, यहां का लास्ट क्वेश्चन, जो तीसरा टॉपिक क्वेश्चन जो पूछा गया था, थर्ड टॉपिक, वो था हमारा सीक्वेंसिंग का। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने आपको सीक्वेंसिंग में क्या पढ़ाया था फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि सीक्वेंसिंग में जो n जॉब्स है, ठीक है, 2 कंडीशन होता है इसका, 2 कंडीशन होता है, n जॉब्स ऑन वन मशीन, n jobs on 2 machines, ठीक है, और n jobs for 3 machines on 3 machine। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये बहुत इजी हो जाता है ना, ये हमारे सेमेस्टर पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और गेट में हमारा कहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आ सकता है। जाइए मेरे लेक्चर में देख लीजिएगा, नहीं विश्वास हो रहा है तो जाइए मेरे लेक्चर सीक्वेंसिंग में देख लेना कि अगर क्वेश्चन आपका सीक्वेंसिंग से पूछेगा तो बहुत हाई चांस है कि वो आपको n जॉब्स ऑन 2 मशीन के लिए पूछेगा, क्योंकि n जॉब्स ऑन 1 मशीन बहुत इजी हो जाता है, n जॉब्स ऑन 3 मशीन बहुत लेंदी हो जाता है। तो जो आप सेमेस्टर एग्जाम देते हैं अपना 7 मार्क्स 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, या आईएएस कन्वेंशनल पेपर के लिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बट अगर मैं गेट की बात करूं तो ये, और गेट में भी आया कहां से, यहीं से आया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दिया था, यहां पर आपको जॉब्स की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, चलो इसको मैं बना देता हूं, यहां पर आपको जॉब्स की वैल्यू दे दिया गया है। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। देखिए यहां पर आपको दिया क्या था, मैं आप लोगों को यहां पे लिख देता हूं। आपको 2 मशीन दिया था, मशीन ए, और यहां पर आपको दिया गया था मशीन बी, और जॉब्स की आपको यहां पर वैल्यू दे दी गई थी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, बस इतना ही दिया गया था आपका। ओके, अब यहां पर आप लोगों को क्या किया गया था, इनका प्रोसेसिंग टाइम की वैल्यू दे दी गई थी।
प्रोसेसिंग टाइम की वैल्यू को मैं लिख देता हूं 264839755210 4। अब जैसा मुझे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया है, मुझे पता है ये मुश्किल है याद करना, पर जो भी मुझे मिला यही मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग में क्या पूछा गया था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसको अरेंज करना था कि जॉनसन एल्गोरिदम से अगर मैं इसको अरेंज करूं, ठीक है, जॉनसन एल्गोरिदम से अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, बस इतना सही पूछा था। जो यहां पर टोटल मेक स्पेन टाइम जो पूछा जाता है ना, मेक स्पेन टाइम जो होता है एमएसपी, है ना, वो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, वहां पर आपको टेबुलर फॉर्म में उसको करना रहता है, ठीक है, दोनों मशीन्स के लिए आप लोगों को करना रहता है। तो यहां पर उसने कुछ नहीं पूछा, वहां पर उसने सिर्फ जॉनसन एल्गोरिदम से ये पूछ लिया कि भाई कौन कौन सा किस तरह से यहां पर आपका क्या होगा, आपका कैसे बनेगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पर जॉनसन एल्गोरिदम में मैंने क्या समझाया था कि अगर आपको यहां पर जॉब्स को असाइन करना है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम को देखेंगे, ठीक है। अगर प्रोसेसिंग टाइम, जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है मशीन 1 के लिए आ रहा है या फिर पहले मशीन के लिए आ रहा है, तो आप उसको पहले से लिख देंगे, अगर वो मशीन 2 के लिए आ रहा है तो लास्ट में लिख देंगे, इतना ही है। तो देखो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है 1, और वो किसके लिए आ रहा है, जॉब बी के लिए आ रहा है, मशीन इसके लिए, तो ये हो गया आपका जेबी, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद देखिए 1 के बाद आपका है 2, तो 2 यहां पर ए में भी है, 2 यहां पर जी में भी है, लेकिन ए के लिए ये मशीन ए पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जॉब ए, ठीक है, ये आपका गया। उसी तरह से जी के लिए भी मैं इसको लिख दूंगा, यहां पर क्या हो जाएगा, जे जी, ठीक है। अब 2 के बाद देखिए और कौन सा है, 3 है, यहां पर देखिए ये 3 है, और 3 किसके लिए है, मशीन, ये जॉब सी के लिए है, तो यहां पर क्या आ गया, जॉब सी, और ये मशीन 2 के लिए था। देखो अगर सेकंड मशीन के लिए है तो बैकवर्ड से हम लिखेंगे, पहले मशीन के लिए है तो फॉरवर्ड से लिखेंगे, बस शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आप देखते रहिए। अब क्या बचा, 3 के बाद सबसे छोटा 4 बचा, यहां पर देखिए 4। अब यहां पर आप मत बोल दीजिएगा सर 4 ये बी में, बी को हमने लगा दिया है, बी को हमने लिख चुका है, अब हम बी का नहीं देखेंगे, हम एच का देखेंगे। तो यहां पर देखो ये हमारे पास 4 है, और ये किसके लिए, मशीन 2 के लिए, तो ये क्या हो गया, जे एच, ये भी मेरा गया। 4 के बाद देखिए कौन सा है, 5 है, 5 सबसे छोटा है, अब इसको मत दिखेगा, ये हमने पहले से लिख दिया तो 5 है, ये 5 ये किसके लिए है, तो ये सब देखो पीछे से ही आ रहा है, कोई आगे से आ ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जेएफ। उसके बाद क्या है, 7 है। अब 7 देखो ई के लिए है, मशीन 1 के लिए, और बी के लिए मशीन 2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेई, और ये हो जाएगा जेडी, बस खत्म आपका सवाल। यही आपको इसी तरह से इसको करना था, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं, यही तरीका, यही आपका होगा, ठीक है। जॉब ए ई डी एफ एच सी जी बी, बस 3 से क्वेश्चन आया था आपका। तो ये रहा पेपर 1 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक इसी तरह 3 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर 2 में भी आए थे, ठीक है। 5 मार्क्स आप यहां से स्कोर कर सकते थे। मुझे बताइए 5 मार्क्स में, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको मेरी जितनी प्रैक्टिस होती तो क्या ये 5 मार्क्स लाने में आपको कितना समय लगता, मुझे नहीं लगता 5 से 8 मिनट भी लगता आप लोगों को, और 5 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ये रहा पेपर 1 एनालिसिस। आप लोगों इस पेपर 1 से मैं बता सकता हूं कि हमारी एफिशिएंसी 100% थी, हमारी एफिशिएंसी वहां पर 100% थी, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑन जेनिक प्लेटफॉर्म। होपफुली आप लोगों के हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से क्या होगा, जेनिक में भी मैकेनिकल का फुल फ्लैश सिलेबस जल्द से जल्द स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर थोड़ा डिले भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ठीक है। तो पेपर 2 का भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, मैं इस पर भी एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा, ओके। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।